पाकिस्तान की 5000 साल तारीख में आज हम सेकंड टाइम लाइन को डिस्कस करेंगे और ये टाइम लाइन है 822 सीई से लेकर 1947 तक, यानी 822 से लेकर पाकिस्तान के क़याम तक। इससे पहले के टाइम लाइन में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर 822 सीई तक के हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं। पहले टाइमलाइन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 560 सीई से लेकर 822 सीई तक यहां पर लोकल किंगडम्स थे, उनकी हुक्मरानी थी। लोकल किंगडम्स कौन थे? ये तुर्क शाही रूलर्स थे। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि 712 सीई में अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, वो सिंध को फतह करते हैं, उसके बाद फिर वो मुल्तान को फतह करते हैं। यानी सिंध और मुल्तान में तो मुसलमानों की हुक्मरानी होती है, लेकिन इंडस वैली का बाकी जो हिस्सा था उसमें तुर्क शाही रूलर थे और उनका मजहब बुद्धिज्म था। 822 सीई में क्या होता है? तुर्क शाही कोर्ट में एक ब्राह्मण मिनिस्टर थे जिनका नाम कलार था। कलार तुर्क शाही रोल का खात्मा करते हैं और हिंदू शाही डायनेस्टी कायम करते हैं। हिंदू शाही डायनेस्टी का रिलीजन हिंदुइज्म था। इस डायनेस्टी के फेमस रोलर्स कौन कौन से हैं? जयपाला, ये वो रोलर है जिसने महमूद गजनवी के वालिद सुबुक्तगीन का मुकाबला किया, उसके बाद महमूद गजनवी का मुकाबला किया। और बिमपाला ये आखिरी रोलर है हिंदू शाही डायनेस्टी के। इसके बाद फिर गजनवी डायनेस्टी यहां पर कायम होती है, यानी जो इंडस वैली का इलाका है ये गजनवी डायनेस्टी के कंट्रोल में आता है। हिंदू शाही डायनेस्टी का दौरानिया है 822 सीई से लेकर 1026 सीई तक। 1026 सीई में क्या होता है? महमूद गजनवी आते हैं और वो भीमपाला को शिकस्त देते हैं। हिंदुस्तान पर वो 17 हमले करते हैं और यहाँ का इलाका वो अपने कंट्रोल में लेते हैं, यानी इंडस वैली का जो इलाका है वो अपनी अंपायर में शामिल करते हैं। महमूद गजनवी इंडस वैली से आगे भी चले जाते हैं, यानी वो सोमनाथ के मंदिर को भी फतह करते हैं, लेकिन यहां से वो सिर्फ अपने साथ वेल्थ लेके जाते हैं। हिंदुस्तान के लोग तो महमूद गजनवी को लुटेरा मानते हैं, यानी उनका मानना है कि उन्होंने यहां से सिर्फ दौलत लूटी और वो वापस चले गए, जबकि इंडस वैली का जो इलाका था वो उसने अपनी अंपायर में शामिल किया। गजनवी डायनेस्टी का दौरानिया 1026 सीई से लेकर 1186 सीई तक है। गजनवी डायनेस्टी की बुनियाद किसने रखी? सुबुक्तगीन ने। सुबुक्तगीन एक गुलाम थे अलबतगीन के और उसने गजनी में गजनवी डायनेस्टी की बुनियाद रखी। उसके बेटे महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमले किए और ये इंडस वैली का इलाका अपनी एम्पायर में शामिल किया। महमूद गजनवी की जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनमें दो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने पैट्रोनाइज किया अलबेरूनी को। अलबेरूनी पर्शियन हिस्टोरियन और साइंटिस्ट थे और आपने हिंदुस्तान पर एक मशहूर किताब किताबुल हिंद लिखी है, जो कि हिंदुस्तान की तारीख पर एक मुस्तनद किताब है। और साथ में आपने फिरदौसी को भी पैट्रोनाइज किया। फिरदौसी भी पर्शियन पोइट थे और आपने ईरान की हिस्ट्री के बारे में लिखा है और उस किताब का नाम है शाहनामा। महमूद गजनवी के फौत हो जाने के बाद उनके जाननशीन अपनी अंपायर को बरकरार नहीं रख सके और गजनवी डायनेस्टी कमजोर पड़ जाती है। उसके बाद गौरी अंपायर यहाँ की हुक्मरान बन जाती है। गौरी अंपायर का दौरानिया है 1186 सीई से लेकर 1206 सीई तक और गौरी अंपायर के फाउंडर थे अलादीन हुसैन। ये भी अफगानिस्तान के रहने वाले थे। अफगानिस्तान में इलाका है गौर, ये गौर के रहने वाले थे। और गौरी डायनेस्टी के जो सबसे फेमस रोलर है वो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। आपका असल नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ये पहले मुसलमान हुक्मरान है जिसने बरसगीर में मुस्लिम सुल्तनत की बुनियाद रखी। यानी जब उसने हिंदुस्तान पर हमला किया, इस इलाके को फतह किया, तो यहाँ पर उसने अपने जनरल्स को सेटल किया। उनके जनरल्स यहाँ पर सेटल हुए और एक सुल्तनत उन्होंने कायम की जिसको दिल्ली सुल्तनत कहते हैं। 1206 सीई में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के अपने बेटे नहीं थे, उन्होंने गुलामों को पाला था और उन गुलामों को आप मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे और इस मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से वो आला ओहदों पर फाइज थे। 1206 सीई में जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की डेथ होती है तो आपकी अंपायर्स आपके जनरल्स में तकसीम होती है और आपके एक एबल जनरल थे जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके हिस्से में यह हिंदुस्तान का इलाका आया और उसने स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखी। स्लेव डायनेस्टी को हम ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, उर्दू में इसको हम खानदान गुलामा कहते हैं। यानी ये गुलाम थे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के, उन्होंने ये सुल्तनत कायम की। स्लेव डायनेस्टी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी बुनियाद
कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी और वो एक स्लेव थे। किसके स्लेव थे? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 सीई में स्लेव डिनेस्टी कायम करते हैं और यह डिनेस्टी बरकरार रहती है 1290 सीई तक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के पहले सुल्तान माने जाते हैं, जबकि बरसगीर में मुसलमानों की सुल्तनत की बुनियाद किसने रखी? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। स्लेव डिनेस्टी के अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हैं? इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, गियासुद्दीन बालबन। रजिया सुल्ताना मुसलमानों की तारीख में फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर है। 1290 में स्लेव डिनेस्टी का खात्मा होता है और खिलजी डायनेस्टी कायम होती है। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी मिलिट्री कमांडर थे स्लेव डिनेस्टी में, लेकिन स्लेव डिनेस्टी जब कमजोर पड़ गई तो जलालुद्दीन खिलजी ने इस डिनेस्टी को ओवरथ्रो किया और खुद खिलजी डिनेस्टी कायम की, यानी खुद रूलर बन गए। खिलजी डिनेस्टी में जो सबसे ज्यादा फेमस रूलर है वो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी नेफ्यू थे और सन इन लॉ थे जलालुद्दीन खिलजी के। आपने जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल किया और खुद हुक्मरान बने। अलाउद्दीन खिलजी के वफात के बाद खिलजी डिनेस्टी भी कमजोर पड़ गई और तुगलक डायनेस्टी कायम हुई। खिलजी डायनेस्टी का दौरानिया है 1290 सीई से लेकर 1320 सीई तक। 1320 सीई में तुगलक डायनेस्टी कायम होती है। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर है गियासुद्दीन तुगलक। ये गियासुद्दीन तुगलक भी मिलिट्री कमांडर थे खिलजी डायनेस्टी में। जब खिलजी डायनेस्टी कमजोर पड़ गई तो आपने खिलजी डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया और खुद तुगलक डायनेस्टी कायम की, यानी खुद हुक्मरान बने। तुगलक डायनेस्टी के अदर इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से हैं? मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक गियासुद्दीन तुगलक के बेटे थे, जबकि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के कजन थे। फिरोज शाह तुगलक वो रूलर है जिसने बरसगीर में कैनाल सिस्टम को बिल्ड किया। आपने हॉस्पिटल्स और मॉस्क कायम किए। तुगलक डायनेस्टी का दौरानिया है 1320 सीई से 1414 सीई तक। 1414 सीई में सैयद डायनेस्टी कायम होती है। यह सैयद डायनेस्टी कैसे कायम होती है? सैयद डायनेस्टी के कायम होने से पहले 1398 में 1398 में तैमूरलैन, जिसको हम तैमूरलंग भी कहते हैं, जो कि सेंट्रल एशियन रूलर थे, वो यहां पर आते हैं, हिंदुस्तान पर हमला करते हैं और हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करते हैं, जिसकी वजह से तुगलक डायनेस्टी कमजोर पड़ जाती है। और तैमूरलंग क्या करते हैं? वो सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे खिजर खान, ये खिजर खान उस वक्त मुल्तान के गवर्नर थे। तैमूरलंग खिजर खान को यहाँ का हुक्मरान बनाते हैं और वो यहाँ पर हुक्मरानी करते हैं, लेकिन इसकी हुक्मरानी जो है सबसे ज्यादा वीक है, यानी 5 डिनेस्टी में जो सबसे कमजोर हुक्मरानी है वो सैयद डायनेस्टी की है। सैयद डायनेस्टी का दौरानिया है 1414 से 1451 सीई तक। 1451 सीई में क्या होता है? लोदी डायनेस्टी कायम होती है। लोदी डायनेस्टी के फाउंडर बहलोल लोदी थे और ये बहलोल लोदी सैयद डायनेस्टी में सरहिंद के गवर्नर थे। जब सैयद डायनेस्टी कमजोर पड़ती है तो बहलोल लोदी दिल्ली जाते हैं और सैयद डायनेस्टी को ओवरथ्रो करते हैं और खुद हुक्मरान बन जाते हैं, यानी वो लोदी डायनेस्टी एस्टेब्लिश करते हैं। और लोदी डायनेस्टी अफगान ओरिजिन की है, यानी इन 5 डिनेस्टीज में से ये पहली डिनेस्टी है जिसका ओरिजिन क्या है? अफगानिस्तान, यानी ये अफगानिस्तान के रहने वाले थे। इनके अदर इंपॉर्टेंट रूलर में से कौन कौन से हैं? सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे और आपको 1526 में पहले मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर ने शिकस्त दी। कहां पर? इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को जहीरुद्दीन बाबर ने शिकस्त दी 1526 में। यानी लोदी डायनेस्टी का दौरानिया कब से कब तक है? 1451 सीई से लेकर 1526 सीई, यह दौरानिया लोदी डायनेस्टी का है। लोदी डायनेस्टी के बाद फिर मुगल सुल्तनत कायम होती है। मुगल सुल्तनत की हिस्ट्री बहुत तवील है और यह इंडस वैली सिविलाइजेशन पर हुक्मरानी करते हैं 1526 सीई से लेकर 1749 सीई तक। अगर हम देखें तो मुगल सुल्तनत का दौरानिया तो 1857 तक है। वो बाकी इंडिया पर रूलर थे, लेकिन इंडस वैली पर उनकी हुक्मरानी 1749 सीई तक है। 1749 सीई में क्या होता है?
दुरानी एम्पायर इस इलाके को अपने कब्जे में लेती है, यानी इंडस वैली का जो इलाका है यह दुरानी एम्पायर का हिस्सा बनता है। और दुरानी एम्पायर अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी ने कायम की थी, जिसको द फाउंडर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान भी कहते हैं। इंडस वैली पर दुरानी एम्पायर ने हुकूमत की 1749 सीई से लेकर 1823 तक। 1823 में क्या होता है, उस वक्त के जो सिख रूलर थे पंजाब के रणजीत सिंह, वो इस इलाके को अपने कब्जे में लेते हैं, यानी इंडस वैली का जो इलाका है वो सिख अंपायर में शामिल होता है और यह बरकरार रहता है सिख अंपायर में 1823 से 1849 तक। 1849 में क्या होता है, सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, वो पंजाब को एनेक्स करती है और इस तरह सिख अंपायर का खात्मा होता है। और 1849 से 1858 तक इंडस वैली का इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में रहता है। 1858 में फिर क्या होता है, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो जाता है और डायरेक्ट ब्रिटिश रूल शुरू होता है। और 1858 से लेकर 1947 तक, यानी पाकिस्तान के बनने तक, इंडस वैली का इलाका डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में रहता है। पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक की जो हिस्ट्री है उसको हम थर्ड टाइमलाइन में कवर करेंगे।